today I am going to discuss on a poem, A Valediction Foreboding Morning by John Donne। आज मैं आप लोगों को एक मेटाफिजिकल पोएट्री, मतलब कि जिसमें आध्यात्मिक बातों का विश्लेषण रहता है या आध्यात्मिक बातों पर लिखी गई जो कविता होती है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर, अर्थात पहले तो हम जो है उसको किसने लिखा है, कब लिखा है, क्या लिखा है, उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके बाद हम ए वैलिडेक्शन फॉरबॉर्डिंग मॉर्निंग, जैसा कि लिखा है, ए वैलिडेक्शन मीन्स होता है एक विदाई गीत। ए वैलिडेक्शन मीन्स होता है एक विदाई गीत। अब एक विदाई गीत को क्या कैसे करना चाहिए? फॉरबॉर्डिंग, जिस पर मनाही हो या जिस पर मना किया जाता हो। मॉर्निंग, विलाप करना। अर्थात पूरी कविता का तात्पर्य है, पूरी कविता का अर्थ ये होता है कि एक विदाई गीत या एक वह गीत जो विदाई की हो, लेकिन उसमें किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का संताप, किसी प्रकार का विलाप न हो। अर्थात तात्पर्य है कि एक गीत जिसमें किसी भी प्रकार का विलाप न हो, अर्थात वो गीत इस प्रकार से व्यक्त की जाए, वो गीत इस प्रकार से गाई जाए कि उसमें कहीं भी किसी भी दशा में विलाप या दुख जो है न दिखाई पड़े। अच्छा, दिस पोएम हैज़ बीन रिटेन बाय जॉन डोने। इस कविता को लिखने वाला जो कवि है उसका नाम है जॉन डोने, अर्थात जॉन डोने ने इस कविता को लिखा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ए वैलिडेक्शन फॉरबॉर्डिंग मॉर्निंग नाम की जो कविता है, यह एक मेटाफिजिकल पोएट है। यह एक मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल का पोएट का मतलब होता है आध्यात्मिक पद्य, आध्यात्मिक कविता। मतलब कि इसका जो तात्पर्य होता है वो है आध्यात्मिक, मतलब कि द थॉट, द डिजायर, द इटर्नल थॉट विच इज रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल थॉट विच इज रिलेटेड टू द गॉड, और द थॉट विच कंसिस्ट ऑन द स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। मतलब कि वो विचार जो आध्यात्मिक विचारों पर निहित होते हैं उसको कहा जाता है कि आध्यात्मिक विचार या आध्यात्मिक कविता। तो ये जो जॉन डोने है ये आध्यात्मिक विचारधाराओं के अंतर्गत इस कविता का सृजन किया है। जैसा कि हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, ए वैलिडेक्शन मीन्स होता है विदाई, ए फेयरवेल। दिस पोएम हैज़ बीन रिटेन इन द ईयर 11 to 12। मतलब इसकी संभावित जो तिथि है, इसकी संभावित लिखने का जो घटना चक्र है, घटना चक्र के जो टाइम है, उसका जो समय है वो है कि यह 1611 से 1612, मतलब 16 से 11 1612 के बीच में इस कविता को जो है कंपोज किया गया है, इस कविता को जो है संकलित किया गया है, लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम जो है जॉन डोने की इस कविता पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा जो पोएट है, जो राइटर है जॉन डोने, उसके बैकग्राउंड में, अर्थात उसके लाइफ, उसके मतलब कि उसकी जो लाइफ है, उसके जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके जो डेट ऑफ डेथ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद तो हम कविता को जो है डिस्क्राइब करेंगे, कविता का वर्णन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा थारोली, मतलब पूर्ण रूप से जॉन डोने के बारे में चर्चा करेंगे। इसको आप लोग सुनिए। तो जैसा कि फर्स्ट स्टेप पर क्या है कि वैलिडेक्शन मीन्स होता है ए फेयरवेल। मतलब कि जो वैलिडेक्शन का तात्पर्य होता है, यहाँ पर जैसा कि लिखा है वैलिडेक्शन फॉरबॉर्डिंग मॉर्निंग, उसका मतलब है कि एक विदाई। मतलब ये कविता जो है एक विदाई के स्वरूप में हमको लगता है कि जो जॉन डोने है, जो कवि है, उसकी कोई प्रेमिका होगी, वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होंगे। तो उस समय का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें निहित किया गया है। मतलब कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरवेल और द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टिंग टाइम विच हैज़ बीन कनेक्टेड इनटू द पोएम। मतलब कि विदाई के समय का जो माहौल है, विदाई के समय का जो एटमॉस्फेयर है,
वह इस कविता में कनेक्ट किया गया है। मतलब इस कविता का नाम इसलिए पड़ा है ए बेनेडिक्शन फॉर बाइडिंग मॉर्निंग, मतलब एक ऐसी विदाई जिसमें किसी को जो बोथ पार्टनर हैं, बिलोव्ड है, लवर हैं, उसमें किसी प्रकार से शोक संवेदना न आए, ऐसा हमको लगता है द पोएट थिंग्स। इन द नेक्स्ट स्टेप द स्पीकर एंड लवर, मतलब कि स्पीकर जो वक्ता है एंड लवर आर लिंक्ड, मतलब इन दोनों जो कैरेक्टर हैं, इस कविता के जो दोनों कैरेक्टर हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में आप सुन लीजिए। स्ट्रांगली बाई स्पिरिचुअल बाउंड, मतलब ये इन दोनों के अंदर आध्यात्मिक बंधन है, मतलब ये दोनों आध्यात्मिक बंधन से बंधे हुए हैं। मतलब इनके बीच में, मतलब स्पीकर और लवर, मतलब कि जो प्रेमी और प्रेमिका हैं, अर्थात कवि और उसकी जो बिलोव्ड है, वो क्या है, वो दोनों स्पिरिचुअल बॉन्ड, मतलब उनको आध्यात्मिक बंधन में वो दोनों बंधे हैं, आध्यात्मिक विचारधारा दोनों के अंदर है, मतलब एक दूसरे से वो स्ट्रांगली अटैच हैं। द पोयम मीन्स एक्सप्लिसिटली प्रोहाइबिट ग्रीफ अबाउट सेइंग गुड बाय, मतलब ये कहते हैं कि सेइंग गुड बाय का मतलब ये होता है कि ये विदाई का समय है। गुड बाय द वर्ड विच इज यूज्ड व्हेन both two partners are separating to each other or when relatives are separating to each other, it is said goodbye। इसलिए यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है, स्पष्ट रूप से ये बताया गया है, कवि ने स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्त किया है, बताया है। इट इज प्रोहाइबिट, मतलब ये मना किया जाता है। किस चीज़ की मनाही है यहाँ पर? ग्रीफ, दुख की। अबाउट सेइंग गुड बाय, मतलब कि उस समय, मतलब कि जब एक दूसरे से जो कवि है, जो मतलब उसका प्रेमी है, जो उसकी प्रेमिका है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग होने का दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है। इट मीन्स गुड बाय मीन्स इट इज ए टाइम ऑफ सेपरेशन, इट इज ए टाइम ऑफ फेयरवेल व्हेन दे आर सेपरेटिंग टू ईच अदर। यह उस समय, वह समय है जब एक दूसरे से लोग अलग होते हैं तो गुड बाय का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ कवि ने, जॉन डोने ने गुड बाय शब्द को यूज करने से पहले ये बताया है कि उस सेपरेशन की स्थिति में, द कंडीशन इन सेपरेशन इट इज प्रोहाइबिटेड, मतलब कि ये मना किया जाता है कि कोई भी पक्ष, मतलब कि एक प्रेमी या प्रेमिका, कोई भी पक्ष जो है दुख की अनुभूति नहीं करेगा, मतलब उसमें दुख का वातावरण नहीं ले आएगा, अर्थात ही कीप्स अवे हिमसेल्फ द ग्रीफ, मतलब वो दुख से अपने आप को दूर करेगा। अब इसमें है ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। अब इट इज मिंट, मतलब इसका तात्पर्य होता है क्या है, कविता का जो थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में जो तात्पर्य बताया गया है, डीलिंग विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। यहाँ पर प्रकृति के अस्तित्व का दार्शनिक समूह है, मतलब प्रकृति का जो अस्तित्व है वो, उसको कवि ने उसके अस्तित्व का दार्शनिक समूह का वर्णन किया है। दार्शनिक समूह की एक झलक की पेशकश है, या दार्शनिक समूह की एक झलक इसमें दिखाई देती है। अर्थात इस प्रकार से जो कविता का अर्थ है, कविता का जो सामूहिक अर्थ है, वो यहाँ से शुरू होता है। जो वैलिडेक्शन का मतलब यही है, यह एक फेयरवेल है, यह एक विदाई है, और उस विदाई का जो क्या कहते हैं आंतरिक विचारधारा है वो ये है कि वो कहता है कि गुड बाय कहते समय किसी के चेहरे पर दुख की झलक नहीं होनी चाहिए, ऐसा कवि का मानना है। अच्छा, हम अब थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। वी वांट टू डिस्कस अबाउट मेटाफिजिकल पोएट हु आर फॉलोअर्स ऑफ जॉन डोने। मतलब जॉन डोने का जो जीवन काल रहा है 1572 से 1631 तक का, उसके बीच में मतलब मेटाफिजिकल जो पोएट्स रहे हैं वो इस प्रकार से रहे हैं। जॉन डोने के ये लोग फॉलोअर थे। जॉन डोने वाज ए चीफ मेटाफिजिकल पोएट and they are the followers, they are following the habit and thought and nature of John Donne, who are related to the poet of metaphysical poet. First name is George Herbert. The first concept of metaphysical poet and the follower of John Donne
इज जॉर्ज हर्बर्ट। मतलब ये जॉर्ज हर्बर्ट नाम के एक कवि थे जो मेटाफिजिकल पोएट्स के अंतर्गत उनका नाम आता है। उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स मतलब मेटाफिजिकल थॉट के अंतर्गत कविताओं का सृजन किया है। दूसरे बिंदु पर हैं रिचर्ड क्रासा। मतलब कि रिचर्ड क्रास का मतलब होता है ये दूसरे पायदान पर, दूसरे बिंदु पर जो कवि का नाम है वो रिचर्ड क्रासा का नाम है। तीसरे पर हैं हेनरी वागन। मतलब कि तीसरे जो कवि हैं मेटाफिजिकल कवि, मतलब 4 जो कवि हैं उनमें से ये लोग मुख्य हैं थोड़ा सा। तो हम ये चाहेंगे कि द स्टूडेंट राइट डाउन और नोट डाउन अबाउट द मेटाफिजिकल पोएट्स। they are consisted here, and third is Abraham Cowley। मतलब फोर्थ इज अब्राहम काउले। मेटाफिजिकल पोएट के अंतर्गत जो 4 कवि हैं उनका ये इस प्रकार से नाम है। उसमें जो मेजर कवि है वो जॉन डोने है। जैसा कि जॉन डोने का जो जीवन काल है 1572 से 1631 बताया गया है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा जॉन डोने के बारे में चर्चा करते हुए उसके जो है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, एंड द नेचर एंड द फैमिली कंडीशन ऑफ हिज फैमिली, which conditions are related, and gave him a good way, gave him a bad way, bad company, good company, so it is narrated। यहाँ पर जो है दर्शाया जाता है। So John Donne was born in 1572 in London। The first point will be noted। मतलब कि पहला पॉइंट जो है ये नोट किया जाएगा। मतलब द स्टूडेंट शुड राइट द फर्स्ट पॉइंट विच आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ जॉन डोने। मतलब हम स्टूडेंट से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। दीज आर द मेजर पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ जॉन डोने। ये जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य जो क्या कहते हैं वो उसका स्तर है, मुख्य बिंदु जो है उससे रिलेटेड है वो जॉन डोने से। तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज जॉन डोने वाज बॉर्न इन 1572 इन लंदन। 22 जनवरी 1572 को इसका जन्म लंदन में हुआ था। मीन्स जॉन डोने वाज बॉर्न इन 1572 इन लंदन। ही वाज द सन ऑफ आयरन मर्चेंट। द कंडीशन ऑफ हिज फैमिली इज हिज फादर वाज आल्सो एन आयरन मर्चेंट। मतलब उसके जो पिताजी थे वो लौह व्यापारी कहे गए। मतलब उनका लोहे का कारोबार था, लोहे का धंधा था उनका, मतलब उसका व्यापार करते थे। तो इस प्रकार से जो जॉन डोने वाज रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ आयरन मर्चेंट और आयरन ट्रेड्समैन। मतलब कि आयरन का व्यापार करने वाले का पुत्र था कौन? जॉन डोने। हिज फादर वाज एलिजाबेथ। उसकी माता का नाम था एलिजाबेथ, द डॉटर ऑफ जॉन हेवुड। मतलब कि ये जो एलिजाबेथ का नाम आता है, जो शी वाज कॉल्ड द फादर ऑफ जॉन डोने, मदर ऑफ जॉन डोने, द डॉटर ऑफ जॉन डोने, जॉन हेवुड वाज हिज मदर फादर। मतलब ये बताया गया कि जॉन डोने की जो माँ थी उसके पिताजी का जो नाम था वो था जॉन हेवर्ड, द डॉटर ऑफ जॉन। हिज पेरेंट्स वेयर। एक और मुख्य बिंदु ये है, इसके बारे में बताया गया। अभी थोड़ा सा इसकी जो जीवन का इसके जो उतार चढ़ाव है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो उसके पहले ये बताया जाता है कि हिज पेरेंट्स वेयर रोमन कैथोलिक। द मेंबर which who are related to the family of John Donne, they were also Roman Catholic। मतलब रोमन कैथोलिक, मतलब कैथोलिक मीन्स होता है पादरी। मतलब एक प्रकार के रोमन पादरी थे लोग। इन लोगों की जो जाति बिरादरी बताई गई जॉन डोने के परिवार की, वो रोमन कैथोलिक से रिलेट करती है। whom were disliked। अब थोड़ा सा इनके जीवन में ये रोमन कैथोलिक होने के कारण इनको जो है थोड़ा सा इनके जीवन में एक जो है उतार मतलब चढ़ाव की स्थिति है इनसे, इनके जीवन से संबंधित। whom were disliked by Protestant Christians। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, मतलब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस जो थे वहाँ के जो ईसाइयों की एक कैटेगरी है
वे लोग इनसे जो है वो करते थे, नाराज रहते थे, डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे। मतलब इस रोमन कैथोलिक होने के कारण इनको प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियंस थे वो डिसलाइक करते थे। इस प्रकार से इनके जो परिवार की स्थिति थी इस प्रकार से थी। हिज फादर डाइड, द कंडीशन ऑफ हिज फैमिली which is related of the life of John Donne. His father died when he was 4 years only. अब ये बताया जाता है कि जब इनके पिताजी मरे, मतलब इनके जो पिताजी थे आयरन मर्चेंट जो थे, जब वो मरे तो ये जॉन डोने जो था वो केवल और केवल 4 वर्ष का था। तो इस प्रकार से द कंडीशन ऑफ द फैमिली ऑफ जॉन डोने वाज वेरी पुअर। Why? When his father died, he was only 4 years old. मतलब वो केवल और केवल 4 वर्ष का था। इसलिए जॉन डोने had faced many poor condition in his life. When his father died, जब उसके पिताजी मर गए तो उसके जो जॉन डोने था उसने बहुत ही मुसीबतों का सामना अपने जीवन में किया। तो इस प्रकार से जो जॉन डोने है उसका जो जीवन था वो परिस्थितियों से घिरा हुआ था। So he died in 1631, aged in 59 years old। मतलब अब ये बताया जाता है कि उसका जो जीवन समाप्त हुआ वो 1631 में तब समाप्त हुआ जब उसकी अवस्था 59 वर्ष की थी। तो इस प्रकार से जो जॉन डोने हैं उनकी जो मतलब जो कंडीशन है, उनके जो फैमिली कंडीशन है वो इस प्रकार की है। अब थोड़ा सा आई वांट टू डिस्कस अबाउट द ड्यूरेशन पीरियड ऑफ द लाइफ विच आर रिलेटेड टू द इंसिडेंट्स ऑफ जॉन डोने। मतलब जॉन डोने के जीवन की जो घटना चक्र है अब मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं कि इसकी अवस्था, फिर इसका प्रेम, इसका विवाह, ये किस किस प्रकार से किन किन परिस्थितियों से गुजरा, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो अब हम इसके बाद उसके युवावस्था में आपको ले चलते हैं कि युवावस्था के बाद जॉन डोने जो है किन परिस्थितियों का सामना किया, उसका जीवन कैसा रहा, उसका जीवन चक्र उतार चढ़ाव की तरफ था, किधर था, क्या था, हम इस पर चर्चा करते हैं। Dear student, I want to draw your attention, मैं आपका ध्यान जो है उसके युवावस्था की तरफ ले चलता हूँ कि जॉन डोने का जो युवावस्था का जो टाइम था वो किस प्रकार था, उसमें किन मुसीबतों का उसने सामना किया, किन परिस्थितियों का सामना उसने किया। तो आई वांट टू डिस्कस अबाउट हिज यूथनेस ऑफ जॉन डोने। जैसा कि जॉन डोने आप चर्चा हो रही है जॉन डोने के यूथनेस, उसकी युवावस्था पर। तो सम रिमार्केबल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच हैज बीन नोटेड बाय which has been given by the poet। when his faith was shaken, जब उसका जो आत्मबल था, उसका जब आत्मविश्वास था वो थोड़ा सा जब बढ़ा, अर्थात he has reached his awareness, he became a youth of loose moral। जब उसका जो विश्वास था वो जब बढ़ा तो वो कैसा व्यक्ति बन जाता है, लूज मॉरल पर्सन। ही बिकेम लूज मॉरल पर्सन एंड बिगेन टू विजिट द, और उसने क्या करना शुरू किया, हाउसेज ऑफ वोमेन ऑफ इल फेम। मतलब समाज में जिन औरतों को, मतलब समाज में जिन महिलाओं की ख्याति जो है थोड़ा सा नीचे थी, मतलब जिनको निचले स्तर से देखा जाता था, जिनको हेय की दृष्टि से देखा जाता था, उनकी संगति में ये फंस गया। मतलब उन लोगों के घर आना जाना प्रारंभ किया। एकदम अर्थ एकदम स्पष्ट है। यू कैन नोट अबाउट द पॉइंट विच इज रिलेटेड ऑफ हिज यूथनेस लाइफ। मतलब उसके जो युवावस्था का जो जीवन था उससे संबंधित जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है देखिए, फेन हिज फेथ वाज सेकंड, जब उसका जो आत्मबल था मतलब वो थोड़ा सा जागरूक हुआ, उसके अंदर थोड़ा सा जिज्ञासा पैदा हुई। ही बिकेम ए यूथ ऑफ लूज मॉरल, मतलब उसने अपने नैतिकता को जो है खोना, मतलब युवा अवस्था में अपने नैतिक स्तर को क्या किया, कम कर देता है, खो देता है। मतलब जो सामाजिक विश्वास था, जो समाज में
उसकी जो दर्जे थे, समाज में उसकी जो पोस्ट थी, समाज में उसका जो उच्च पदस्थ स्थान था, या समाज में उसको जो उच्च पदस्थ स्थान प्राप्त होता, उसको उसने खो दिया। अर्थात ये जो जॉन डोने हैज लॉस्ट हिज फेम इन द सोसाइटी एंड ही यूजेस टू गो टू द हाउसेज ऑफ वोमेन ऑफ इल फेम। मतलब जिसको निचले स्तर से, मतलब कि जिसको हे दृष्टि से, जिन औरतों की ख्यात, जिन औरतों की जो प्रेस्टीज थी वो कैसी थी, खराब थी। इल मतलब खराब थी, इल फेम मतलब कि खराब उपलब्धि थी, खराब प्रसिद्धि थी, उनके घरों पर वो घरों को जाने लगा वो। अर्थात उसकी लत जो है गलत संगति, गलत लोगों के साथ पड़ गई। His evening were given to love making and listening to song of dancing and singing. This is very remarkable point. This is very important point. It is totally related to the real theme of the poet John Donne. Means his evening were given to love making and listening to song of dancing and singing. जब वो संध्या का प्रहर होता था, जॉन डोने में ऐसी लत पड़ी, ऐसी आदत पड़ गई कि शाम की बेला में वो क्या करने लगा, लव मेकिंग, प्यार करने लगा, प्यार बनाने लगा, लोगों से अफेक्शनेटेड होने लगा, मतलब लोगों के साथ उसका जो है आकर्षण था बढ़ने लगा। एंड लिसनिंग टू सॉन्ग ऑफ डांसिंग, और नृत्य के गीत और संगीत को, नृत्य के गाने और नृत्य, मतलब कि सॉन्ग ऑफ डांसिंग, नृत्य के गीत और गाने के गीत का सुनने का आदी बन गया। अर्थात वो क्या किया, अपना जो जीवन था, मतलब कि द यूथनेस पीरियड ऑफ जॉन डोने, मतलब जो जॉन डोने का युवावस्था का जो सफ़र था वो कहाँ बीत रहा है। हिज इवनिंग वेयर गिवन टू लव मेकिंग, मतलब कि शाम को संध्या की पहर में, संध्या के बेले में वो जाता था प्रेम करने की आदत वो डालने लगा, और गीत संगीत को सुनने की आदत डालने। अर्थात वो क्या हुआ, थोड़ा सा सांसारिक दुनिया से परे होकर के वो जो वाह की दुनिया थी, आकर्षण की दुनिया थी, उसमें उसने उतना जाना शुरू किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब थोड़ा सा कहानी आती है, वो जो कविता है, कविता को लिखने वाला जो है उसके जीवन में होता क्या है कि जो अपने जीवन में जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना किए रहता है, ही ट्राइज टू गिव द रियल एग्जाम्पल ऑफ हिज लाइफ विच इंसिडेंट हैज बीन अकर्ड इनटू हिज लाइफ। मतलब कि जो उसके जीवन में घटनाएं घटी रहती हैं, वैसे जैसे अभी हमने इससे पहले विलियम शेक्सपियर की चर्चा की। विलियम शेक्सपियर ने लव ट्रिलव क्यों लिखा, क्योंकि उसके जीवन में इस प्रकार की घटना घटी थी। जॉन डोने भी उसी प्रकार का एक कामुक व्यक्ति है, मतलब अभी देखिए आएगा, सामने आ रहे हैं दृष्टांत। हमने कई मेजर पॉइंट जो हैं, जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो रिलेटेड पॉइंट ऑफ हिज लाइफ है, उसको मैंने नोट किया है, और आप लोग भी इस पॉइंट को नोट करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द नटसेल, मतलब संक्षिप्त में उसके जीवन को जानने के लिए, मतलब होता क्या है, किसी कवि की, किसी लेखक की जो भी कविताएं होती हैं, जो भी लेख होते हैं, उसको जानने से पहले उनके जीवन के बारे में जानना अति आवश्यक इसलिए होता है। दिस एक्सीडेंट, मतलब कि ये घटनाएं, दिस एक्सीडेंट, ये घटना विच हैज बीन अकर्ड इनटू हिज लाइफ शुड बी नोन बाय द स्टूडेंट्स, मतलब उसको स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। दिस पीरियड आर द इंसिडेंट्स विच आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ जॉन डोने शुड बी नोन बाय द स्टूडेंट, शुड बी नोन टू द स्टूडेंट, मतलब कि वो स्टूडेंट को जो है जानना बहुत आवश्यक होता है। तो हमने यहाँ बताया थोड़ा सा, मतलब कि यूथनेस ऑफ हिज लाइफ, यूथनेस ऑफ हिज लाइफ, यूथनेस ऑफ जॉन डोने ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसी काल के संदर्भ में, मतलब उसी समय, मतलब वो जो समय बीत रहा था, ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब उसी समय, उसी काल में। ही आल्सो रोट सम सॉन्ग्स, वो कुछ गीतों को लिखा, उसने कुछ गीत को संकलित किया। which were packed with sex feeling and sex experience, मतलब उसने जो सेक्स से रिलेटेड जो भी उसके अंदर थॉट थे, मतलब सेक्स फीलिंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो सेक्स फीलिंग की, सेक्स भावनाएं जो थे उसके अंदर, सेक्स की जो भावनाएं थी,
सेक्स एक्सपीरियंस, जो सेक्स का एक्सपीरियंस था, अनुभव था, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ गीत को संकलित किया। अर्थात उनका जो जीवन था, अब देखिए यहाँ पर उनका जीवन मोड़ लेता है। अब देखिए, जब किसी भी, मैंने अभी बताया कि जब किसी भी कवि के जीवन में इस प्रकार की कुछ घटनाएं घटी रहती हैं, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट, मतलब उसमें सुधार लाने के लिए घटनाएं उसको प्रेरित करती हैं। घटनाओं के साथ मिल करके, घटनाओं के साथ जुड़ करके, घटनाओं को जोड़ करके जब वो किसी कृति को, मतलब किसी वो क्या कहते हैं, साहित्य को, किसी पद्य को, किसी गद्य को जब लिखता है, तो वही उसमें इम्प्रूवमेंट लाती है, मतलब सुधार उसी से आता है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या आया, फीच वेयर पेड। अभी इसके जीवन की और घटनाओं को मैं बताऊंगा। हार्ड टाइम ऑफ हिज लव में उसके जीवन, उसके जो प्रेम थे उसमें कठिनाई कब आई है, उसमें कठिनाई का समय, उसके प्रेम में कठिनाई का जो समय है, उसमें आप एकदम स्पष्ट जान जाएंगे, स्पष्ट आपको मालूम हो जाएगा कि घटना क्यों लिखी गई है, ये कविता क्यों लिखी गई है। तो हम थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब उसी कालक्रम में, ही आल्सो रोट सम सॉन्ग्स, मतलब उसने कुछ गीतों को लिखा, कुछ उसने गानों को लिखा, कुछ पद्यों को लिखा। व्हिच वेयर पैक्ड विथ सेक्स फीलिंग, जिसमें उसने अपनी भावनाओं को, अपने सेक्स फीलिंग को साधन मान करके लिखा, मतलब सेक्स फीलिंग की जो भावनाएं थी, उसका जो अनुभव था, उसको उसने संकलित किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है, व्हिच आर रिलेटेड लव एंड मैरिज ऑफ जॉन डोने। द नेक्स्ट स्टेप व्हिच आर रिलेटेड ऑफ हिज मैरिज एंड लव, लाइक विलियम शेक्सपियर। जैसा कि विलियम शेक्सपियर के बारे में अभी मैंने कल का जो वीडियो था उसमें मैंने चर्चा किया था विलियम शेक्सपियर के बारे में। उसने जैसे उसके नेचर ऑफ लाइफ, उसके जो जीवन का प्रकृति है, इसके जीवन की जो प्रकृति है, वो थोड़ा सा सेम हमको लगता है। ही फेल इन लव विथ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी एक सुंदर लड़की से प्रभावित हो गया, उसके प्रेम से। ही हैज अफेक्टेड इन लव ऑफ ए ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब वो एक सुंदर लड़की से प्रभावित हुआ, एज लाइक विलियम शेक्सपियर की भांति इसका भी जीवन उसी प्रकार से एक सुंदर लड़की से प्रभावित होता है, और उसका नाम था एन मोर। उसका नाम था एन मोर, जैसा कि विलियम शेक्सपियर की जो प्रेमिका थी उसका नाम था डार्क लेडी, एन हेथवे उसने शादी की थी। तो एन मोर नाम की एक सुंदर लड़की थी जिसके प्रेम में ये फंस जाता है। इसका जो जीवन था, इसका जो क्या कहते हैं, प्रेम का जो जीवन था, शादी की जो कंडीशन होती है, एन नाम की एक सुंदर लड़की है, उसके प्रेम जाल में जॉन डोने फंस जाता है। द अट्रैक्टिव लाइफ ऑफ जॉन डोने हैज इफेक्टेड द अट्रैक्टिव लाइफ ऑफ एन मोर, मतलब एन मोर का जो आकर्षण भरा जीवन जो था, उसने जॉन डोने को प्रभावित कर लिया। शी वाज नाइस, अब उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाता है कि एन मोर थी कौन। शी वाज नाइस ऑफ थॉमस इगर्टन्स वाइफ, मतलब थॉमस इगर्टन्स वाइफ, मतलब ये कोई नाम है, उनकी एक पत्नी थी, थॉमस इगर्टन की एक पत्नी है, उनकी ये भतीजी या भांजी कही गई। ये जॉन एन मोर जो थी, which who has come into the life of जॉन डोने, into the life of the poet, मतलब जो जॉन डोने के जीवन में जो आई, जो सुंदर लड़की उसके जीवन में आई, उसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन है। वो कौन थी? थॉमस इगर्टन की पत्नी एक कोई थी, उसकी ये भतीजी है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। ये नाइस ऑफ थॉमस इगर्टन वाइफ, मतलब थॉमस इगर्टन की पत्नी की वो भतीजी है। एंड डॉटर ऑफ जॉर्ज मोर, और ये लड़की किसकी है? डॉटर ऑफ जॉर्ज मोर, जॉर्ज मोर की लड़की है। ये एन मोर जो है, हु इज द बिलोव्ड ऑफ जॉन डोने, इज द डॉटर ऑफ जॉर्ज मोर। ये एन मोर जो है, जिसके प्रेम में ये थोड़ा सा फंस जाता है, जॉन डोने जिससे प्रेम करता है। क्योंकि देखिए, जो अंग्रेजी साहित्य है, यू नो अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, इट इज फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन, स्पिरिचुअल लव, नेचर लव, गॉड ऑफ लव। It is, I mean to say that it is totally affected from love, which love is either of God, either of human beings, either of creatures, either of any person. So I mean to say that the English literature is totally full of love, which is either
love of God, either love of person, either love of a lady, and at last the love which has come into the life of the poet, life of the writer, it is also considered as the leading of their रियल लाइफ। ये मतलब उसके वास्तविक जीवन को जिन लोगों ने ऐसे कंसीडर करके प्रेम भरी बातों को, प्रेम भरी कविताओं को उद्धरण किया है, मतलब लिखा है, वो अंतिम उनके जीवन का मार्गदर्शन बनती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो कविताएं लिखी गई हैं वो ईश्वर से संबंधित हैं, आध्यात्म से संबंधित है, भौतिक बात से संबंधित है, लेकिन